हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 6 है यानी त्रिभुज, इसका परिचय और साथ ही साथ इसकी प्रश्नावली जो है एनसीईआरटी की 6.1 इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखो यार, जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज तो आपको पता ही है, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कक्षा 10 में आपको क्या पढ़ना है? त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो देखो यार, इससे पहले कि त्रिभुज की समरूपता मैं शुरू करूं, सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या कोई भी आकृति हो, उसके समरूप होने का क्या मतलब है, और समरूप होना और सर्वांगसम होना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। क्योंकि आपने इससे पिछली क्लास में त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ी थी और यहाँ पे समरूपता पढ़नी है, तो दोनों में अंतर पहले आपको समझना होगा। ठीक है, उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं उन पे विजिट करना चाहते हैं, तो जो ये हिंदी मीडियम वाला चैनल है ना, इसमें कम्युनिटी के बगल में जो ये चैनल्स वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से आपको जो बाकी के चैनल्स हैं, ठीक है ना, उनका लिंक मिल जाएगा। आप उन पे भी विजिट कर सकते हैं अगर आपके काम का लगे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, आप समझते हैं भैया समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। याद रहे, अभी मैं सिर्फ त्रिभुज की बात नहीं कर रहा, कोई भी आकृति हो। ठीक है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, या कोई रेगुलर डिजाइन बना दो, कुछ भी बना दो, वो समरूप होने का उनके क्या मतलब है, समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहली बात, समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृति होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन काफ़ी है कि उनका आकार समान होना चाहिए। यहाँ पे आकार से मतलब है उनके डिजाइन का, शेप का, कि वो दिखने में कैसी है। समझ में आ गई बात? तो अगर सेम शेप है, उनकी शेप डिजाइन एक जैसी है, तो हम उनको बोलेंगे समरूप आकृतियां हैं। जैसे देखो यार, इसके नाम में भी, ठीक है, समरूप मतलब समान रूप। ठीक है, यानी जिनका रूप दिखने में समान है, एक जैसा है, भले ही वो छोटी बड़ी हो। ठीक है, साइज से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस उनका शेप दिखने में वो एक जैसी होंगी, तो हम उनको बोल देंगे कि वो समरूप आकृतियां हैं। जैसे यार, ये देखो, ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, दिखने में दोनों वृत्ताकार हैं, यानी इनका आकार क्या है? वृत्ताकार, वृत्त के आकार की है। लेकिन अगर हम देखें तो ये छोटा है वृत्त, ये बड़ा है। छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका आकार वृत्ताकार है, वृत्त के आकार की हैं, तो हम बोलेंगे कि ये समरूप है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो एक दूसरे को ढक नहीं पा रही हैं, क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन क्योंकि वृत्त के आकार की हैं तो ये समरूप हैं। आपको याद रखना है, दो वृत्त हमेशा ही समरूप होते हैं। ठीक है, जैसे ये इस वृत्त को मैंने C1 बोला, इस वृत्त का नाम मैंने C2 रख दिया। क्या रख दिया? इस वृत्त का नाम C2। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो C1 C2 हैं ये समरूप हैं। समरूप के लिए ये निशान लगता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, सर्वांगसम कब होंगी आकृतियाँ? देखो यार, सर्वांगसम आकृति होने के लिए, चाहे कोई भी आकृति हो, दो कंडीशन है। पहला, दोनों आकृति का समान आकार होना चाहिए, मतलब सेम शेप होनी चाहिए, डिजाइन एक जैसा हो, यानी ये वाली कंडीशन तो इसमें रहेगी रहेगी। साथ साथ एक और कंडीशन आ जाएगी, समान माप होना चाहिए, यानी समान आकार और समान माप, मतलब सेम साइज, यानी यहाँ पे शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तब हम बोलेंगे कि दो आकृतियाँ सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम मतलब बिल्कुल एक जैसा, सर्वांग समान मतलब सब कुछ एक जैसा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे C3 C4 ये दो वृत्त हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इस वृत्त को उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो यार, इनकी परिधि एकदम हूबहू मैच हो जा रही है ना, यानी इनका आकार तो समान था ही, जो इसका माप है वो भी समान है, साइज भी सेम है। तो ऐसे में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि यहाँ पर जो ये वृत्त है C3 और जो ये वृत्त है C4, ठीक है, इनका समान आकार है। समान आकार के लिए मतलब समरूपता वाला निशान आता है। साथ ही साथ दोनों का माप बराबर है, तो यहाँ बराबर का निशान भी लगा दो। ठीक है, तो मतलब ये बराबर भी हैं माप में और समरूप भी हैं। तो जो समरूप भी हो और आकार में बराबर भी आ जाए, वो सर्वांगसम हो जाता है। ठीक है ना, तो सर्वांगसम के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आकृतियां सर्वांगसम होंगी, ये पक्का है कि वो समरूप भी होंगी, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन है। देखो, ये वाली कंडीशन भी है, यानी ये सर्वांगसम भी है, समरूप भी है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। तो इससे एक और बात समझ में आती है कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होती हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अगर कोई चीज़ समरूप है तो जरूर नहीं है कि सर्वांगसम होगा,
लेकिन अगर कोई चीज़ सर्वांगसम है तो जरूरी है कि वो समरूप भी रही होगी। आगे बात समझ में। ये तो खैर अभी मैंने आपको सिंपल सा एक वृत्त से एग्जाम्पल दिया, ठीक है। आप बहुत सारे उदाहरण सोच सकते हो, ठीक है ना। अभी हमें फोकस कहाँ करना है, समरूपता पे, समरूप आकृतियों पे। तो थोड़ा और उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, ताजमहल की 3 तस्वीरें हैं। अब तीनों तस्वीरों में देखोगे तो जो इनका रूप दिखने में एक जैसा ही है, ये भी वैसे दिख रहा है, ये भी वैसे दिख रहा है, ये भी वैसा दिख रहा है, मतलब ये, ठीक है, शेप जो है इनकी वो एक जैसी है। लेकिन माप की अगर मैं बात करूं, साइज की बात करूं, साइज अलग अलग है। वो छोटा है, वो उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। क्या है ये, समरूप है। सर्वांगसम कब होता, जब दिखने में भी एक जैसे होते और तीनों फोटोज की, तीनों पिक्चर्स की जो साइज है वो भी एक जैसा होता, लेकिन साइज अलग अलग है यहाँ पे, तो इसलिए ये सिर्फ समरूप है आपस में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि भैया दो बहुभुज कब समरूप होते हैं, क्योंकि बहुभुज के बारे में पढ़ना, त्रिभुज भी एक बहुभुज होता है, आपको पता है, चैप्टर ही त्रिभुज के बारे में है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले बहुभुज अगर होंगे तो वो कब समरूप होंगे ये समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहली कंडीशन उनके संगत कोण बराबर हों, दूसरी कंडीशन इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, ठीक है। कंडीशन याद रखना कि ये दोनों चीजें हम तभी चेक करेंगे जब भुजाओं की संख्या समान हो, मतलब एक चतुर्भुज है तो दूसरा भी चतुर्भुज हो, एक पंचभुज है तो दूसरा भी पंचभुज हो। ऐसा नहीं है कि एक त्रिभुज ले रहे हो एक चतुर्भुज ले रहे हो, वो तो वैसे ही दिखने में एक जैसे नहीं होंगे तो समरूप नहीं हो सकते। समझते हैं कि क्या लिखा है, पहली लाइन समझो, इनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक है, एक चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी, ये पहला चतुर्भुज। दूसरा चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। क्या ये दोनों समरूप हैं, बिल्कुल है, ठीक है ना, ये दोनों समरूप हैं। इसी तरह से समरूपता के लिए आप देखोगे कि पहले क्या रखो, जैसे अगर मैं इसको उठाकर रखूंगा तो जो ए बी है वो पी क्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि संगत भुजाओं का क्या मतलब है, संगत कोणों का क्या मतलब है, ठीक है। अब संगत कोण का मतलब क्या है कि अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इनको, तो ए जो है वो पी के बराबर होना चाहिए, जो बी है वो क्यू के बराबर होना चाहिए, जो सी है वो आर के बराबर होना चाहिए, जो डी है वो एस के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कोण की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो यार कोण ए देखो, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है क्या, बिल्कुल है, ठीक है ना। जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, दोनों ही कितने हैं, 105 डिग्री के हैं। इस तरह से जो कोण बी है, ठीक है ना, इसके दूसरे नंबर पर बी लिखा है, उस पर क्यू लिखा है, वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, दोनों ही 100 डिग्री हैं। इस तरह से बाकी भी देख सकते हो, इसका सी 70, उसका आर 70, इसका डी 85, इसका एस 85, है ना। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो। तो मतलब इनके संगत कोण बराबर हैं। देखो कोणों का अनुपात नहीं निकालते हैं, कोणों को बराबर होना होता है, वो अनुपात भुजाओं का निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। याद रखना कोण 105, कोण 105 बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब भुजाओं की अगर मैं बात कर लूँ, दूसरी कंडीशन पे आऊँ, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होने का क्या मतलब है, इसको समझ लो। संगत भुजाओं से क्या मतलब है ये भी समझ लो। देखो अगर हम इस तरह से इनके नाम लिखते हैं तो इसका मतलब है इसके नाम में पहले 2 अक्षर से जो भुजा बन रही है और इसके नाम में पहले अक्षर से 2 भुजा जो बन रही है उनको ऊपर नीचे रखना है। अभी हम लिखते कैसे हैं, कौन सा अक्षर शुरू करेंगे नाम लिखना, अभी मैं इस पे आऊंगा। पहले यहाँ देख लो यार, जैसे यहाँ पे ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालूं तो देखते हैं कितना आता है। ए बी की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की लंबाई है 3.0 सेंटीमीटर। हमें पता है 1.5 का डबल होता है 3, यानी काटेंगे तो 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब क्या, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। अनुपात में ना भी लिखो यार, ऐसे भी लिख दो, अगर 1/2 समझ में आता है कि अनुपात 1:2 ही आएगा। अच्छा हो गया। अब इसमें दूसरा देखो BC, इसका क्या हो गया, QR, ठीक है। मतलब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ BC मिलेगा, यहाँ QR मिलेगा। तो अगर मैं BC और QR इन दोनों संगत भुजाओं का, है ना, BC के संगत भुजा कौन सी है, QR, तो BC और QR का अनुपात निकालूं तो भैया BC कितना है 2.5 सेंटीमीटर, QR कितना है 5, तो 2.5 का डबल 5 होता है, काटोगे तो फिर से 2.5 बन जा, फिर 2.5 2 जा 5 आ जाएगा। इस तरह से CD डिवाइड बाई RS
ये हम निकालें तो फिर से CD कितना है 2.4, RS कितना है 4.8, फिर से 1:2 आएगा। इसी तरह से अगला निकाल लो यार, AD अनुपात PS, ये भी देख लो यार 2.1 और ये है 4.2, यानी कितना आया 1/2। यानी संगत कोण तो बराबर थे, संगत भुजाएं भी बराबर हैं, तो मतलब ये दोनों समरूप हैं। अब याद रहे कि भैया जब नाम आप लिख रहे होगे ना तो उबड़ खाबड़ मत कर देना, मतलब उल्टा सीधा मत करना। अगर आपने ABCD लिखा है, इसको क्या लिखा है ABCD, और आपने सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन यहाँ लिखते हुए यहाँ पे PQRS की जगह आपने PSRQ लिख दिया मान लो गलती से, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कोण A जो था वो किसके बराबर था, P के। तो यहाँ तक तो ठीक है कि भैया A के संगत कौन आ रहा है, P। संगत कैसे, नाम से कैसे पता करोगे संगत? पहला अक्षर, ठीक है। अच्छा, B के संगत कौन, इसके हिसाब से S होना चाहिए, जबकि B 100 है, S 100 थोड़ी है, Q 100 है ना। तो यानी कि जब आप यहाँ पे B लिख रहे हो दूसरे नंबर पे B यानी 100 वाला, तो वहां पे 100 वाला कोण देखो Q आना चाहिए, नहीं दूसरे नंबर पे Q होना चाहिए, S नहीं, Q होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। आगे बात समझ में? अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो यहाँ पे बताओ, ये जो दो आकृतियां हैं क्या ये समरूप हैं? क्वेश्चन है कि क्या ये समरूप हैं। हम देखेंगे यार, अनुपात तो बराबर आ रहा है हर जगह से, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2.1 है, यहाँ 4.2 है, ठीक है। तो 2.1 और 4.2 का अनुपात 1/2 आ जाएगा, इसका डबल ही तो होता ही है, हर जगह से ही आएगा, ठीक है ना। 2.1 4.2 2.1 4.2, अनुपात तो हर जगह बराबर आ रहा है, लेकिन क्या कोण बराबर है? नहीं। यहाँ पे जो कोण है हर एक कोण 90-90 डिग्री का है, तो यहाँ पे भी हर एक कोण 90-90 का ही होना चाहिए था, तभी तो सारे कोण बराबर होंगे। कोणों का अनुपात नहीं निकालते हैं, कोण बराबर होने चाहिए। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है यार, ये तो 90 से बड़ा दिख रहा है, साफ सी बात है। तो ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। समझ में आ गया? चलो अब प्रश्नावली 6.1 कर लेते हैं। आप कहोगे त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां SAS वगैरह, ठीक है ना, ये सब तो मैंने बताई नहीं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में समझाना होता है, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। फिलहाल प्रश्नावली 6.1 देखो, ठीक है ना। त्रिभुज की कसौटी की चिंता मत करो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखो यहाँ पर जो आपको समझ में आया उसके हिसाब से आप इन सब का उत्तर दे सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करना है हमें। सभी वृत्त डैश होते हैं, तो याद रहे सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। वृत्तों के लिए चेक नहीं करना, वृत्त हैं अगर तो समरूप ही होंगे, ये मान के चलना है। लेकिन अगर वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, मतलब कोई बहुभुज है, तो देखना पड़ेगा वहां पे। सिर्फ त्रिभुज हैं दो तो वो समरूप हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि उनके सारे कोण आपस में, संगत कोण आपस में बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ये हमें बहुभुज के केस में देखना होता है। जब यहाँ पे बात आती है वृत्त की, तो बस दो वृत्त होने चाहिए, ठीक है ना, वो समरूप होते ही हैं, याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि यार वर्ग छोटे बड़े भी तो हो सकते हैं, ठीक है, तो सर्वांग सम तो होंगे नहीं हमेशा। अच्छा, समरूप क्यों होंगे? क्योंकि यार अगर वो वर्ग हैं तो भुजाओं की संख्या तो हमेशा एक वर्ग में बराबर होती है, मतलब ये x है तो ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, हर एक कोण 90-90 ही होता है। ऐसे अगर दूसरा लेंगे तो इसका जो भी हो, मान लो इसकी y लंबाई है, y लंबाई है, y लंबाई है, y लंबाई है, कोण तो 90-90 ही होगा। तो देखो प्रत्येक कोण तो बराबर होगा ही होगा, चाहे वो छोटा बड़ा हो, वर्ग की भुजा छोटी बड़ी हो, लेकिन कोण तो प्रत्येक 90-90 होंगे, संगत कोण बराबर हो गए। अनुपात निकालोगे तो इसका x उसका y, अनुपात यहाँ से x/y आएगा, यहाँ से भी x/y आएगा, यहाँ से भी x/y आएगा, यहाँ से भी x/y आएगा। अनुपात की टेंशन ही नहीं करनी, ठीक है ना। तो मतलब अगर वो दोनों ही वर्ग हैं तो समरूप होंगे हमेशा, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, चलो क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, याद रहे कौन से त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उनका अलग अलग भी हो सकता है अनुपात भुजाओं का, ठीक है ना, कोण भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन समबाहु के केस में क्या होता है, देखो यार वही चीज हो गई जो वर्ग में हुई थी भाई। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है, चाहे वो छोटा त्रिभुज बनाओ बड़ा त्रिभुज बनाओ, कोण प्रत्येक 60-60 डिग्री का होगा। तो इसका ये 60, इसका ये 60, इसका ये 60, इसका ये 60, तो मतलब
संगत कोण तो बराबर हो गए। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एक भुजा हमने x मान ली तो तीनों भुजाएं x यूनिट्स की हो जाएंगी, मान लो सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अब इसमें भी जो भी भुजा होगी, मान लो y सेंटीमीटर की है तो सारे को ही y होना पड़ेगा। तो अनुपात हमेशा फिर यहाँ पे x बटे y ही आएगा, टेंशन ही नहीं लेनी। मतलब यहाँ पर कि अगर दो त्रिभुज समरूप हमेशा होंगे तो वो कौन से वाले होंगे? समबाहु। समद्विबाहु के केस में से क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो सकता यार, क्योंकि इसमें एंगल कुछ भी हो सकता है ना। समद्विबाहु में फिक्स थोड़ी कि एंगल यही होगा। मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बनाया, दूसरा वहां बनाया, दोनों के एंगल ही मैच नहीं कर रहे। कर लो, नहीं कर पाओगे, ठीक है, समरूप नहीं कर पाओगे। लेकिन समबाहु के केस में फिक्स है यार, एंगल 60 ही होंगे। भुजाएं भी फिक्स हैं कि एक की भुजा जो होगी तीनों भुजाएं वही होंगी, दूसरे त्रिभुज में जो एक भुजा होगी तीनों वही होंगी, तो वहां नहीं सोचना होता, ठीक है, तो वहां समरूप होंगे। चौथे में क्या है भाई साहब? चौथे में भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था, ठीक है। पहला क्या? यदि उनके संगत कोण बराबर हो भाई साहब, संगत कोण क्या हो? बराबर हो। यहाँ पे अनुपात मत निकालने लगना। तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो, क्या हो? समानुपाती, ठीक है, यहाँ पे लिख देना समानुपाती हो। उनकी संगत भुजाएं बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर होंगी भैया तो क्या हो जाएगा? वो सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम होगा तब भी वो समरूप होता है, लेकिन यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, समानुपाती से ही काम चल जाता है समरूपता के लिए, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो जो दूसरा इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न मतलब इसके दो उदाहरण देने, उसके भी दो उदाहरण देने। पहले हमें क्या बताना है? कोई भी ऐसी आकृतियां बता दो जो समरूप आकृतियां होती हैं, दो जोड़े बताना है। यहाँ पे क्या? कोई भी ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो यार ये तो कुछ भी लिख सकते हैं हम जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे समरूप आकृतियां, दो समबाहु त्रिभुज, मैंने अभी आपको बताया दो समबाहु त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज हैं तो हमेशा वो क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ये हो गया एक उदाहरण। अब इसका दो जोड़े में बताना था तो दो वृत्त, वृत्त में तो देखना ही नहीं है, बस वो वृत्त होने चाहिए, समरूप होंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो समरूप नहीं है कुछ ऐसा ले लो जो दिखने में जैसे ना हो यार। जैसे एक त्रिभुज ले लो और दूसरा चतुर्भुज ले लो, त्रिभुज चतुर्भुज जैसा तो नहीं दिखता, समरूप नहीं हो सकता। एक वृत्त ले लो, एक आयत ले लो, वृत्त आयत जैसा तो नहीं दिखता, समरूप नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो मैंने उनके एग्जाम्पल बता दिए। अगला वाला सवाल क्या है भाई साहब? अगला वाला सवाल है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। दिखने से क्या लग रहा है? अनुपात तो बराबर आ रहा है। देखो 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, मतलब यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन कोण देखो यार, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 नहीं है, यानी संगत कोण तो कहीं भी बराबर नहीं दिख रहे। तो हम बोलेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। खत्म, ठीक है। तो इतना हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। त्रिभुज के सर्वांग समता की जो कसौटियां हैं वो हम अगली वीडियो में ही देखेंगे। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं हमारे, तो यहाँ पे जो चैनल्स वाला सेक्शन है इस चैनल पे, ठीक है ना, इस पर क्लिक करके आपको दूसरे चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।